जय हिंद साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का खंड ब की नंबर 2 इकाई है भारत में शासन। इसमें तीसरा पाठ है। टोटलिंग में ये 22वां पाठ है। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन। एक बार भी अगर ईमानदारी से आप इस वीडियो को देख लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में बनने वाले छोटे बड़े सभी प्रश्न आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि मैंने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही शॉर्ट नोट दिए हैं दोस्तों, जो कम समय में आप अच्छे से इनको तैयार कर सकते हो, बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आ सकते हो। इसमें हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में स्पेशली इसमें पढ़ेंगे। आपको पता है दोस्तों कि न्यायपालिका क्या होती है। तो न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना, आपको पता होगा। और उसके बाद में भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है, एक सूत्र में ही वो बंधे हुए हैं। किस प्रकार से बंधे हुए? एकीकृत न्यायपालिका का मतलब इस तरह के से आप समझ सकते हैं। देखो, यहाँ सबसे ऊपर है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। उसके बाद में ये हाई कोर्ट है, जिसे उच्च न्यायालय कहा जाता है। और ये डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। अब ये देखो, ये एकीकृत है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम न्यायालय वो सबसे ऊपर होता है, इसका निर्णय अंतिम माना जाता है। तो ये एकीकृत का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। अब सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है वो कहाँ मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों वर्णन है भारत के संविधान के भाग 5 में। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है इस लेसन में। तो भाग 5 में अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। कहाँ से कहाँ तक है? 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है भारत के संविधान में। और इसके गठन की हम बात करें तो 124(1) में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में इसका गठन मिलता है। गठन हम इसे डिटेल से पढ़ लेंगे आगे। नियुक्ति की अगर बात करें तो किस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं? तो नियुक्त है वो 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे, 124(2) में, ठीक है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किस प्रकार से होती है कि राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर इसकी नियुक्ति होती है। दोस्तों, अगर योग्यता की हम बात करें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। योग्यता की अगर बात करें तो हम 124(3) में, कहाँ? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) में योग्यता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के लिए योग्यता कौन कौन सी होती है? एक तो महत्वपूर्ण है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि कम से कम किसी भी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश या जज के रूप में कार्य किया हो। एक कोर्ट में भी हो सकता है या 2-3 मिलाकर भी वो क्या है कि न्यायाधीश के रूप में वो कार्य किया हुआ हो। उसके बाद में कम से कम में अगर ये योग्यता नहीं है उसमें, मतलब कि एक हाईकोर्ट में न्यायाधीश या जज के रूप में कार्य नहीं किया उसने, तो दूसरी योग्यता उसमें क्या है कि 10 वर्ष तक वो किसी एक कोर्ट या 2 कोर्ट में या 3 कोर्ट में मिलाकर वो क्या है कि वकालत की हो, अधिवक्ता की हो। और राष्ट्र या तीसरी, अगर ये दोनों भी नहीं है तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को ये लगे कि ये विधिवेत्ता मतलब कानून का जानकार है, तो उसकी भी नियुक्ति कर देते हैं। शपथ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो शपथ का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(6) में है। कहाँ है? 124(6) में है। शपथ है वो इसको राष्ट्रपति दिलवाता है और त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष होता है, ठीक है। और दूसरा होता है 6 वर्ष। जो भी पहले हो जाती है या तो 6 वर्ष कार्यकाल उसका पूरा हो जाता है या 65 वर्ष पूरी हो जाती है, जो पहले होता है वही मान ली जाती है। तो 65 वर्ष या 6 वर्ष, 65 वर्ष महत्वपूर्ण है, ये पूछ लिया जाता है। हटाने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो साबित कदाचार द्वारा, जैसे राष्ट्रपति पर वो महाभियोग लगाते हैं, वैसे हटाने की प्रक्रिया उसमें 124(4), 124(5) में इसका उल्लेख है। वेतन की अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है वो 2,80,000 होता है, अन्य न्यायाधीश का वेतन है वो 2,50,000 होता है। इस प्रकार से होता है। तो हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की हम बात करें, क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? 2 मूल अधिकारिकता या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसमें पढ़ेंगे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में इसका वर्णन है।
और इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच में विवाद हो जाए, या किसी राज्य या भारत के किसी एक राज्य या भारत के मध्य केंद्र के मध्य विवाद हो जाए, या एक से अधिक राज्य या केंद्र के मध्य विवाद हो जाए, या केंद्र शासित प्रदेश या भारत के मध्य या केंद्र के मध्य विवाद हो जाए, तो ये मुकदमे कहाँ दायर करते हैं, हमें सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं। ठीक है, एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना, आपके जो नदी जल विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, भारत के संविधान में इसको अलग से ही इसको सुलझाने का प्रयास किया गया, वहाँ उसके अकॉर्डिंग ये कार्य होते हैं। ठीक है, फिर ये रीट अधिकारिकता होती है, जो रीट दायर करते हैं, मूल अधिकार वाला पोर्शन नए सिलेबस के अनुसार है वो हट गया था, आपको पता है, लेकिन अनुच्छेद 32 में वो क्या है कि रीट सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर करते हैं तो किस प्रकार के, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण लेख है, प्रतिषेध है, जो आपके अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें तो 32 है। ठीक है, और उच्च न्यायालय की बात करें तो ये रीट है वो 226 में दायर की जाती है, अनुच्छेद 226 के अनुसार। तो फिर उसके बाद में अभिलेख न्यायालय पढ़ेंगे 129 के अनुसार। अपीलीय न्यायालय में वही अपील वाला सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, इस प्रकार से अपील किया जाता है। अभिलेख न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उसको अभिलेखों की तरह सुरक्षित रखा जाता है, फिर वो उसमें आने वाले जो मुकदमे उनमें वो काम आते हैं। तो इस प्रकार से क्या था कि ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय था। अब इसमें जैसे कि मैंने बहुत ही अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट जो बता रखा है उसको आप ध्यान से देखें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल मैंने पूरी करवा रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप पॉलिटिकल का अध्ययन करें। प्लेलिस्ट में आप जरूर जाएं, बहुत कुछ मिलेगा कक्षा 12 वालों को। फिर अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व का ध्यान से देखें, भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। समाज में समस्त नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानून के शासन का भाव ये है, देखो कानून के शासन का मतलब क्या है कि धनी और गरीब स्त्री, पुरुष हो या महिला हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी पर एक समान है वो लागू हो। कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। मतलब कि कानून को सुरक्षित रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है कि न्यायपालिका वो स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होनी चाहिए, किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए किस पर, कोर्ट पर, न्यायपालिका पर। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है, और न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। दोस्तों, न्यायपालिका का विधायिका कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है, और न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की अगर हम बात करें 124(2) में क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) में नियुक्ति है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करते हैं, और इसी में से राष्ट्रपति है वो नियुक्तियां करता है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायाधीशों को पद से हटाने वाली ये बात आ गई कि पद से किस प्रकार से हटाने की प्रक्रिया है। तो आप देखें, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उनके पद से केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, साबित कदाचार द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायपालिका की संरचना की अगर हम बात करें तो भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जैसे मैंने पहले बताया था, पिरामिड की तरह है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय, जो मैंने ये बताया था। ऊपर क्या था, हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, फिर हाई कोर्ट था, फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे। ठीक है, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय थे।
सबसे नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देख रेख में ये काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक क्षेत्राधिकार, इसका अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों की सुनवाई करना वो आवश्यक नहीं है। मौलिक क्षेत्राधिकार ये होते हैं। उसमें हमने बताया आपको कि दो राज्य के मध्य या एक राज्य या केंद्र के मध्य ऐसे जो विवाद होते हैं वो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में वो दायर किए जाते हैं। संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, केंद्र से जुड़े हुए मुकदमे। फिर अब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अगर कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय पर जा सकता है। फिर रीट संबंधी अधिकार की अगर बात करें, मैंने बताया कि 5 प्रकार के अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 प्रकार की रीट वो जारी करते हैं, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण लेख, प्रतिषेध। ये मूल अधिकारों में आपने पढ़ा होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय अपना विशेष आदेश या रीट लेख के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रीट जारी करता है, ये अनुच्छेद 226 के तहत है, वो जारी करता है हाई कोर्ट। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से वह न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसे कानूनी मुद्दों पर पुनः ये जांच करता है। उच्च न्यायालयों को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब अपील करता है। जैसे ये हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिला न्यायालय था उसमें अपील कर सकता है, किसमें, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इससे ऊपर से ऊपर ये अपील चलती रहती है। फिर सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास है वो परामर्श के लिए भेज सकता है। जनहित याचिका की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है दोस्तों, जब पीड़ित लोगों को और जब पीड़ित लोगों की ओर से दूसरों द्वारा जनहित के मुद्दों के आधार पर न्यायालय में याचिका दी जाती है तो ऐसी याचिका को जनहित याचिका कहा जाता है। पीड़ित लोगों की ओर से दूसरों द्वारा जनहित के मुद्दों के आधार पर यह न्यायालय में याचिका दायर की जाती है, इसे जनहित याचिका लोगों की भलाई के लिए की जाती है। न्यायिक सक्रियता की अगर हम बात करें तो जब न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबर और डाक से प्राप्त शिकायतों के आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया तो न्यायपालिका की ये नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। कोई समस्या होती है कि अखबार में छप जाती है या डाक द्वारा जो भी शिकायतें आती है उस पर क्या है कि मनन चिंतन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और उस पर विचार करना शुरू किया जाता है। और तो ये न्यायपालिका की जो भूमिका है ये न्यायिक सक्रियता कहलाती है कि न्याय के रूप में ये सक्रिय है। न्यायपालिका और अधिकार की हम बात करें तो न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। अनुच्छेद 13 में सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू करने से रोक सकता है। और कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए निर्णयों में क्या है कि वो पुनर्विचार कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। और इस प्रकार से ये क्या है कि अनुच्छेद 13 में सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, उसे लागू कर सकता है, हटा सकता है। ये क्या न्यायिक पुनरावलोकन है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा हेतु बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जैसी रीट लेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये रीट है ये उच्च न्यायालयों को प्राप्त है, तो उच्च न्यायालयों की रीट या लेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है। फिर न्यायपालिका और संसद की हम बात करें, संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है, ठीक है, संसद सर्वोच्च है। कार्यपालिका उन्हें लागू करने में और न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और ये सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल है। न्यायपालिका और संसद में देखो, संसद व कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। कानून बनाना, संविधान का संशोधन करना, इसमें संसद है वो क्या है, सर्वोच्च है। फिर कार्यपालिका उसमें लागू करने पर
और इनमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो न्यायपालिका विवादों को सुलझाने में, कोर्ट है वो विवादों को सुलझाने में और ये सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून सही हैं या गलत हैं, या संविधान के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। इनके निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये महत्वपूर्ण लेसन पढ़ा। अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मैंने प्लेलिस्ट बताई कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान नोट्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप जरूर पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।